वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 9 मार्च 2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतनी शिफ्टों में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर के आपके 8/3/2019 तक के सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 9/3/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि ए ने एक वस्तु बी को 5% के लाभ पर बेची और बी ने या सी को 10% के लाभ पर बेचा। यदि सी उसे 462 रुपये यानी कि 462 रुपीज में खरीदा तो ए ने इस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा था। तो जब भी आपका इस तरीके के प्रश्न में आपका मतलब इनिशियल और फाइनल से इसका मतलब हो, यानी कि हमें वैल्यू इनिशियल और फाइनल के वैल्यू से आपको यहाँ पर जो है मतलब हो, तब यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो मीटर लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो 5% आपका जो परसेंट में वैल्यू है उसे हम लोग क्या कर देंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जैसे कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। परसेंट को फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज किया जाता है, जैसे कि 5% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 से 100 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में। यानी कि 5% को हम लोग 1/20 लिख सकते हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 10% को भी क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि जब ए ने बी को कोई वस्तु बेची तो 20 यूनिट का कोई वस्तु था, उसे 1 यूनिट के लाभ पर ए ने बी को बेच दिया। यानी कि पहले किसी वस्तु का दाम कितने यूनिट था, 20 यूनिट दाम था, उसे 1 यूनिट के लाभ पर यानी कि उसे कितना में बेच दिया गया, 21 यूनिट में उस वस्तु को बेच दिया गया। ए ने 20 यूनिट में उस वस्तु को खरीदा था, उसे 1 यूनिट के लाभ 21 यूनिट में बी को बेच दिया। फिर क्या करता है, बी जो है उस वस्तु को सी को बेच देता है, कितने, 10% के लाभ पर। यानी कि 10 यूनिट की कोई वस्तु, यानी कि बी के हिसाब से उस वस्तु का क्रय मूल्य 10 यूनिट था, 10 यूनिट के वस्तु को 1 यूनिट के लाभ में बेच देता है। कितने के लाभ में, 1 यूनिट के लाभ में। यानी कि 10 यूनिट का कोई वस्तु 1 यूनिट के लाभ यानी कि कितने में बेच दिया, 11 में बेच दिया। तो इधर जब आप गुना करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, ए का सीपी निकल जाएगा, ए का क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। और जब आप इधर गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सी का क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। सी का क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 × 200 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 × 11 तो 210 है, 21 आपका कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। यानी कि ए का क्रय मूल्य कितने यूनिट आ गया, तो 200 यूनिट आ गया। उसी तरीके से सी का क्रय मूल्य कितना आ गया, 231 यूनिट आ गया। और इस 231 यूनिट का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया, 462 रुपये दिया गया। 231 यूनिट का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया है, 462 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 231 से 462 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2 रुपये हो गया। हमें चाहिए क्या, ए का सीपी चाहिए, यानी कि ए का क्रय मूल्य चाहिए। तो ए का जो है मूल्य कितने था, 200 यूनिट है। ए का क्रय मूल्य कितना यूनिट है, 200 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2 रुपये है तो 200 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 में 200 से गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी कि ए के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, सीपी कितना था, तो 400 रुपये था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 सदस्यों के परिवार में यदि एक महीने में पिता 50,000 रुपये, माँ 32,000 रुपये, बेटा 25,000 रुपये और बेटी 20,000 रुपये कमाती है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे परिवार का मासिक औसत आय यानी कि पूरे महीने का उनका जो है एवरेज इनकम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों का, पिता का, माँ का, बेटा का और बेटी का क्या निकाल लेंगे, सभी का आय का योग निकाल लेंगे। योग निकालेंगे तभी आपका यहाँ पर औसत निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। तो योग निकालने के लिए सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अंतिम में आपका सभी में 3 शून्य है, 3 शून्य आपका हो जाएगा। यहाँ पर 2, 5 और 2 आपका कितना हो गया, 7 आपका। फिर इधर हो गया 5, 3 8, 8 2 10 और 10 2 आपका कितना हो गया, 10 2 12 हो गया। कितना हो गया, 10 2 12, 5 3 8, 8 2 10 और 10 2 12 हो गया। तो यहाँ पर टोटल जो है उनके परिवार का कुल इनकम कितना आ गया, 1,27,000 आ गया। कितना आ गया आपका, 1,27,000 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो टोटल कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य। तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मासिक औसत आय निकल जाएगा। तो यहाँ पर भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 1 3 शेष बचा तो आपका हो गया 4 सत्ते 28। फिर आपका कितना बचेगा, 2, तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, 1 शून्य हो जाएगा। यानी कि 31,750 रुपये आपका क्या आ गया, एवरेज इनकम आ गया। क्या आ गया, 31,750 एवरेज इनकम यानी कि औसत आय आ गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का 31,750 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की यात्रा करता है और फिर बोला जा रहा है कि और अगर अपनी चाल को 30% बढ़ाकर वापस ए पर लौटता है तो पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल क्या है। तो सबसे पहले गया किस चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो वापस हुआ वो किस चाल से होगा, जो पहले चाल था उससे 30% अब चाल बढ़ जाएगा जब वो वापस आएगा। तो 30% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि पहले उसकी चाल कितने यूनिट थी, 10 यूनिट थी। अब उसमें जो है कितने यूनिट की वृद्धि हो गई है, 3 यूनिट की वृद्धि हो गई। यानी कि 10 यूनिट बराबर, पहले अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा था तो 1 यूनिट बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 10 यूनिट बराबर अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा था तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, अब बढ़ी हुई चाल चाहिए। तो बढ़ा हुआ चाल कितना है, पहले 10 था उसमें 3 यूनिट की वृद्धि हो गई, यानी कि अब चाल कितने हो गई है, 13 यूनिट हो गई है। तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 65 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, आपकी नई चाल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका नया चाल नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो गया और वापस आया तब उसके दौरान उसकी पूरी दूरी तय करने की औसत गति क्या थी। तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना होता है एवरेज स्पीड निकालने का, जो कि फार्मूला होता है जब समान दूरी जाए और वापस उतनी ही दूरी जो है वापस आए और आपसे औसत गति पूछे, तो फार्मूला होता है आपका, फार्मूला क्या हो जाता है, 2 × V1 इंटू V2, 2 × V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2 होता है। V1 आपका क्या हो जाता है, पहली गति, और V2 आपका क्या हो जाता है, दूसरी गति हो जाती है। तो एवरेज स्पीड का ये फार्मूला होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। तो फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × पहले वाली जो है गति कितनी थी, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दूसरी वाली गति, बढ़ी हुई गति कितनी आई, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा आई। फिर नीचे क्या है, दोनों गति का योग लिखना है। तो दोनों गति का योग कितना हो जाएगा, गई थी 50 आई 65, तो 50 और 65 का योग कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 यानी कि कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 × 50, यहाँ पर आपका 23 पचे आपका कितना हो जाएगा, 115। यानी कि टोटल ऊपर कितना आ जाएगा, तो 65 दूनी आपका हो गया 130, यानी कि टोटल ऊपर कितना आ जाएगा, 1300 बटा नीचे में कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपकी चाल जो दी गई है किस में है, पूर्णांक में। जो आपका आंसर है किस में, पूर्णांक में। तो यहाँ पर पूर्णांक में से चेंज कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 23 × 25 115 हो जाएगा। तो 150 बचा, तो 23 × 6 = 138 आपका हो गया। बचा कितना, 12। तो आपका कितना आ जाएगा, 56.12/23, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12/23 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, उसकी औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल की यहाँ पर जो है ये आपका फार्मूला होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि P का 20%, Q का 30% और R का 1/6 क्या है, आपस में बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि PQR का जो है अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि 20 से फिर 100 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आ क्या जाएगा, P बटा, यहाँ पर शुरुआत में क्या बचा, P × 1/5 है, यानी कि क्या बचा, P/5 बचा। क्या बचा, P/5 बचा। फिर इसके आगे जो है क्या है, Q × 3/5, Q × क्या है, 3/10 है। Q × क्या है, 3/10 है। तो हम लोग इसे जो है इस तरीके से लिख सकते हैं कि Q बाई क्या लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, Q, अगर यहाँ पर Q क्या है, Q × 3/10 है। तो हम लोग इसे इस तरीके से रेशियो में जब रहे तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। जब Q × 3/10 रहे तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, Q/10/3 लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप इसे तोड़ेंगे तो वापस 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि इसे इस फॉर्म को इस फॉर्म में, नीचे वाले फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि Q नीचे में कितना आ जाएगा आपका, 10/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10/3 इक्वल आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या वैल्यू प्राप्त होता है, ये जो P का नीचे का वैल्यू है, ये जो P के नीचे जो अंक दिख रहा आपको, वही आपका क्या हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा। Q के नीचे जो आपका अंक दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो में Q का वैल्यू हो जाएगा। जो R के नीचे जो आपका अंक दिख रहा है वही क्या हो जाएगा, आपका R का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अनुपात में जो है PQR का अनुपात कितना हो जाएगा, 5/10/3 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर एक संख्या फ्रैक्शन में है। तो हमें पूरा को क्या करना होगा, पूरा को इंटीजर में चेंज करना होगा। तो इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो भी संख्या दिख रही है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे एक ही संख्या 3 है, 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा। सभी संख्या में क्या करेंगे, एलसीएम को गुना कर देंगे। तो आप यहाँ 3 गुना कर देंगे, यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे। फिर क्या कर लेंगे, हल कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। यहाँ पर 3 से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। यानी कि ABC का अनुपात, सॉरी PQR का कितना अनुपात आ गया, तो 15/10/18 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ऐसे छात्र की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 63 पेन और 140 कॉपियां इस तरह वितरित हो सके ताकि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन और कॉपियां मिले। तो इस तरीके के प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना होता। यहाँ पर जो पेन की संख्या दी गई है और जो कॉपियाँ की संख्या दी गई है उन दोनों का क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे, यानी कि महत्तम समावर्तक ले लेंगे। जो यहाँ पर पेन की संख्या दी गई है और जो कॉपियाँ की संख्या दी गई है, यहाँ पर क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ पर HCF ले लेंगे। क्या लेंगे, HCF यानी कि महत्तम समावर्तक ले लेंगे। किसका, 63 और 140 का। तो 63 और 140 का HCF कितना हो जाएगा, तो HCF अगर आप डायरेक्ट देखेंगे बाई ऑप्शन से भी इसे देख सकते हैं। जो भी संख्या 63 और 140 से काटेगी वो आपका क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। यहाँ पर 5 से नहीं कटेगी, 7 से कटेगी, 63 और 140, 3 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी। यानी कि आपका एक ही ऑप्शन होता है जो कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा।
लेकिन अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि 63 140 है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का डिफरेंस ले लेंगे। दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर लेंगे, तो अंतर आपका कितना आ जाएगा, अंतर आपका आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 37 और 40, आपका कितना हो जाएगा 77। 7 3 10 7 6 13 1 14, हाँ आपका डिफरेंस जो है कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो 77 क्या इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है यानी कि महत्तम है, नहीं है। तो महत्तम नहीं है तो महत्तम वही होगा जो कि इस संख्या का एक फैक्टर होना चाहिए। महत्तम इन दोनों संख्याओं का वही होगा जो इस संख्या का फैक्टर होगा। तो क्या इस संख्या का एक 11 फैक्टर बनता है और इस संख्या का एक 7 भी फैक्टर बनता है। तो 11 क्या 63 को काटेगा, तो नहीं काटेगा, यानी कि 11 आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। एकमात्र संख्या ये बचता है 7 जो कि 63 को भी काटेगी और 140 को भी काटेगी। तो यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि आपका 7 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो या तो आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर बाई ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, वही आपका एचसीएफ होगा। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है। फिर बोला गया कि दुकानदार इस पर 10% का छूट देने के बावजूद 8% का लाभ कमाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि कोई वस्तु अगर उस वस्तु को 480 रुपये में ही बेच दे, यानी कि अंकित मूल्य में ही बेच दे, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न में आपको रुपये से कोई भी मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि परसेंट से ही परसेंट का वैल्यू कैसे निकाल ले। जैसे कि मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ काफ़ी बार कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में उस वस्तु का दाम कितना होता है, 100% होता है। तो 100% की कोई वस्तु जो है 8% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 100% का सामान 8% के लाभ में बेचा गया, यानी कि कितने में बेचा, तो 108% में बेचा। कितने में बेचा, 108% में बेचा। लेकिन 108% में वह उस वस्तु को तब बेचता है जब वह उस वस्तु को 10% छूट देने के बाद उस वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेंगे कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 होगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10 यूनिट है, लेकिन उसे बेचा कितने में, 9 यूनिट में बेच दिया। यानी कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10 यूनिट है तो 1 यूनिट का छूट देकर उसे 9 यूनिट में बेच दिया। यानी कि बेचा कितने में, बेचा टोटल 108% में। बेचा कितने में, 108% में। यहाँ पर यूनिट में कितने में बेचा, तो 9 यूनिट में बेचा। टोटल जो है 108% में बेचा। और कितने यूनिट में बेचा, तो 9 यूनिट में बेचा। तो 9 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमें 10 यूनिट का वैल्यू चाहिए, यानी कि मार्क्ड प्राइस का वैल्यू चाहिए। तो मार्क्ड प्राइस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस 10 यूनिट है तो 10 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो आपका यहाँ पर पता चल जाएगी कि मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना किया गया था, यानी कि उस वस्तु का अंकित कितना प्रतिशत किया गया था। तो हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 9 1 9 दूनी 18, यानी कि 12% इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चलता है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया, 120% आ गया। यही तो हमें चाहिए था। यहाँ पर फिर हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर पता चल रहा है अब कि किसी वस्तु का दाम 100% था, उसे जो है मार्क्ड प्राइस किया गया 120% में, और अब बोल रहा है कि वह 120% में ही बेच देगा। जितना पहले अंकित था अब क्या करेगा, उसी वस्तु को उतने ही रुपये में यानी कि अंकित मूल्य पर ही क्या करेगा, उसे बेच देगा। तो उसे लाभ कितने का होगा, 100% का सामान 120% में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। 100% का सामान अगर 120% में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा, 100% का सामान 120% में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक संख्या यक्स का 75%
दूसरी संख्या y का 2/5 के बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि x और y का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। तो क्या हो जाएगा आपका x इंटू का मतलब क्या होता है, गुना। 75% कितना आ गया आपका 3/4, बराबर है किसके, y के 2/3 के बराबर है। किसके बराबर है, y के 2/3 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे सारी संख्याओं को। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और आपका यहाँ पर शायद 4 दूनी 8 आपका हो गया, यहाँ पर सॉरी 2/5 है, ये 2/3 नहीं है, कितना है 2/5 है, क्योंकि यहाँ पर y के कितने के बराबर है, 2/5 के बराबर है। ये आपका कितना है, 2/5 है। तो क्रॉस गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि x और y का रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 8:15, यानी कि 18:15 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कमरा घन के आकार में है, इसमें रखी गई सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो है कितना है, 12√3 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी घन में जब आपसे बोला जाए कि उसमें रखी गई सबसे लंबी छड़, तो किसी भी घन में जब कोई सबसे लंबी छड़ जब उसके विकर्ण पर रखी जाएगी, यानी कि किसी घन के उसके विकर्ण पर रखी जाएगी, यानी कि डायगोनल पर रखी जाएगी, वही आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी छड़ होगी। यानी कि ये जो आपका लंबाई दी गई है छड़ का, वो क्या है, उस घन का डायगोनल यानी कि विकर्ण है। क्या है, उस घन यानी कि क्यूब का डायगोनल का वैल्यू दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। किसी घन के डायगोनल यानी कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है। क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू भुजा। तो इस √3 इंटू साइड के बराबर जो है टोटल कितना विकर्ण दिया गया है, 12√3 मीटर। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उस विकर्ण की भुजा की लंबाई निकल जाएगी। तो √3 चला गया, तो उस विकर्ण का साइड कितना आ जाएगा, तो साइड आपका आ जाएगा 12 मीटर। कितना आ जाएगा, 12 मीटर। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि उस फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। तो किसी घन है, जैसे कि एक घन है, मैं यहाँ पर फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक आपका एक घन है, तो इस फर्श का कोई एक जो है क्या बोला जा रहा है, सरफेस का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक किसी भी घन का सरफेस यानी कि जो सतह होगा वो कैसा होगा, एक वर्ग के आकार का होगा। तो वर्ग के आकार का यहाँ पर दिया गया है कि भुजा कितना है, 12 मीटर है। भुजा कितना है, 12 मीटर है। तो किसी भी अगर वर्ग के आकार का कोई भी सतह है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए, उस फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, इस सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि इस घन की सतह का फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। सतह बोलिए या फर्श बोलिए, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं a तथा b तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a और b का अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो है कितनी संख्या है, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, फिर बोला गया कि तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं कुछ समय के लिए। यहाँ पर बोला गया कि a और b जो है तीसरी संख्या से यानी कि c से 10% और 25% अधिक है। तो c कोई भी संख्या खुद में कितने प्रतिशत होती है, 100%। तो यहाँ पर जो है क्या मान लेते हैं, c कितने प्रतिशत है, 100% है। तो यहाँ पर जो है 100% से 10% अधिक क्या है, a का वैल्यू है।
ये बोला गया है कि सी से कितने 10% अधिक है, यानी कि सी अगर 100% है तो सी कितनी है, ए कितने है 110%। फिर बोला गया कि बी जो है सी से 25% अधिक है, तो सी अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि ए और बी का अनुपात कितना होगा, यानी कि इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, रेशियो का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, रेशियो में चेंज करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट आपका चला गया, 5 से काटेंगे तो कितना बार में 22 बार में चला जाएगा, और 5 से काटेंगे तो कितना बार में 25 बार में चला जाएगा, यानी कि ए और बी का रेशियो कितना आ गया 22:25, कितना आ गया 22:25 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले भाग करेंगे। ये क्या करेंगे, भाग करेंगे। 784 दिख रहा है, यहाँ पर 112 से भाग करना है, तो 12 सत्ते 84 होता है, 1 सत्ते 7 होता है, यानी कि ये जो है 784 112 से कितने बार में भाग हो रहा है, 7 बार में भाग हो रहा है। कितने बार में भाग हो रहा है, 7 बार में भाग हो रहा है। तो क्या करेंगे, 36 इंटू आप 15 कर लेंगे और 56 इंटू 7 कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 36 इंटू 15 करेंगे तो 15 तिया 45, 450 और 15 छक 90, यानी कि 450 और 90 आपका कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। कितना हो गया 540, माइनस आपका 56 इंटू 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 छक 42, 4 7 पचे 35 और 4 कितना हो गया 39 हो गया। यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 140 और 8 आपका कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आएगा 148, यानी कि 148 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसे हल करेंगे, सबसे पहले इसे जो है क्या करेंगे, रूट को तोड़ लेते हैं। रूट को तोड़ेंगे तो 729, यानी कि 729 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 27 का स्क्वायर होता है। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि 1 से 30 तक आप हमेशा स्क्वायर याद रखिए। इस तरीके के प्रश्न में आपको जो है इससे समय की बचत होगी, अन्यथा आपको जो है इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। आप अंडर रूट ही चेक करते रह जाएंगे कि आप किसका स्क्वायर है। तो इससे बेहतर है कि आप 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रख ले, ताकि इस तरीके के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सके। तो 729 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 27 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट के बाहर क्या निकलेगा 27। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 56 को क्या करेंगे 8 से भाग कर देंगे। 56 को क्या करेंगे, क्योंकि गुना से पहले भाग किया जाता है सिंप्लीफिकेशन में। आपको बॉड मास थ्योरम क्योंकि पता होना चाहिए, मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 56 को 8 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। 7 को क्या करना है 27 से गुना करना है। क्या करना है 27 इंटू 7 करना है। तो 27 सत्ते कितना होता है आपका 189 होता है, यानी कि 179 होता है, सॉरी 89 होता है, 189 होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया कि ये जो है बैंक के नाम दिए गए ए से लेके एफ तक, और यहाँ पर दिया गया कि प्रत्याशियों मतलब वो स्टूडेंट का जो है यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन जो है आपका इतना इतना है। जैसे कि ए बैंक में 1500 है, बी में 2200, सी में 3000 है, डी में 980 है, ई में 1200, एफ में 2500 है। इस तरीके से टोटल जो है इतने स्टूडेंट जो है क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है, उत्तीर्ण स्टूडेंट का जो है क्या दिया गया परसेंटेज दिया गया, यानी कि ए में जो है कुल स्टूडेंट का 14% पास होते हैं। उसी तरीके से सभी बैंकों में जो है प्रतिशत जो है आपका पास स्टूडेंट का प्रतिशत दिया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है कि बैंक ए में उत्तीर्ण प्रत्याशितों क्या आपका है प्रत्याशियों यानी कि स्टूडेंट की संख्या और बैंक ई में उत्तीर्ण स्टूडेंट की संख्या का संबंधित अनुपात क्या है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बैंक ए में जो है जितने स्टूडेंट पास हुए और बैंक ई में जितने स्टूडेंट पास हुए उन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, रेशियो यानी कि अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक ए का निकालेंगे कि कितने प्रतिशत पास है। तो बैंक ए में टोटल कितने छात्र हैं 1500 छात्र है। टोटल कितने छात्र हैं 1500 छात्र हैं। उनका 14% क्या है पास है, यानी कि 1500 का 14% स्टूडेंट क्या है पास है। ये आपका क्या हो गया ए का पास स्टूडेंट हो गया। अब हमें क्या निकालना है बी का पास स्टूडेंट निकालना है।
सॉरी बी नहीं ई का, ई का आपका प्रश्न में पूछा गया, तो बी नहीं ई का। तो ई में जो है कितने स्टूडेंट पास है, तो ई में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1200 है। ई में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1200 है। और उसमें जो है पास कितने होते हैं, टोटल स्टूडेंट का 28% पास होते हैं, यानी कि 1200 का 28% पास होते हैं। तो इधर भी आपका ए का पास स्टूडेंट हो गया, इधर आपका ई का पास स्टूडेंट यानी कि उत्तीर्ण स्टूडेंट हो गया, विद्यार्थी हो गया। दोनों का क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट चला गया, 2 शून्य चला जाएगा, 14 दुनिया आपका 28 चला गया, आपका 3 पच्चीस 15 आपका चला गया, 3 चौक 12 यहाँ पर चला गया। तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा, यानी कि 5:8 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने प्रत्याशी है, ऐसे प्रत्याशी की औसत संख्या क्या थी जो बैंक ए, सी और ई में साक्षात्कार के लिए शामिल हुए थे। यानी कि ऐसे तीनों बैंक में मिलाकर ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या था, जिन्होंने उपस्थित हुए थे प्रत्याशी के रूप में। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों बैंकों का क्या निकाल लेंगे, टोटल स्टूडेंट की संख्या निकाल लेंगे, फिर उनका क्या निकाल लेंगे, औसत आपसे पूछा जा रहा है तो एवरेज निकाल लेंगे। तो ए में जो है कुल कितने छात्र थे, तो 1500। सी बैंक से कितने थे, 3000 थे। और आपका ई बैंक में कितना था, 1200 थे। सभी को क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 शून्य 5 2 7 3 2 5 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो टोटल जो है कितने बैंक के ये स्टूडेंट है, तो 3 बैंक है। तो 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। यानी कि आपका जो है तीनों बैंकों का मिलाकर औसत विद्यार्थी कितने आ गए, 1900 आ गए। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 12 पुरुष 7 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। क्या बोला गया कि यदि 12 पुरुष 7 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं तो एक दिन में एक आदमी उस काम का कितना भाग कर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक MDH फार्मूला होता है जो पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो आपको ध्यान रहना चाहिए ये सारे फार्मूले। तो MDH फार्मूला क्या होता है, M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा आपका क्या हो जाता है, पहला वाला काम, बराबर आपका हो जाता है M2 इंटू आपका हो जाता है D2 इंटू आपका हो जाता है H2 बाई आपका क्या हो जाता है, दूसरा वाला काम। तो ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि 12 पुरुष 7 दिनों में किसी काम को पूरा करते। तो आदमियों की संख्या कितनी है, 12। कितने दिन में करते, 7 दिन में। कितना काम करते, तो एक काम करते, कोई एक काम करेंगे। फिर बोला गया कि एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा। आदमियों की संख्या अब कितनी है, 1 है। और कितने दिन करते हैं, एक काम करते हैं। और हमें निकालना क्या है कि कितने काम करते हैं। तो यक्स काम यहाँ पर करते, क्योंकि काम जो है नीचे लिखा था। तो क्या कर लेंगे, ये जो है टोटल वर्क था तो एक काम करते थे। कितना काम करेंगे, तो यक्स काम करेंगे, ये हम लोगों ने मान लिया। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर अगर घंटों की संख्या नहीं दी गई है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर नहीं दी गई है तो यहाँ पर इस वैल्यू को यच हटा देंगे तो भी आपका इस फार्मूला पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12 सते 84, यानी कि 1 बटा कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। यक्स बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 बटा 84, यानी कि कुल काम का 1 बटा 84 काम एक आदमी एक दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो बहुलक मतलब क्या होता है, मॉड। मॉड मतलब मॉड निकालने का तरीका क्या होता है। मॉड निकालने का तरीका होता है कि कौन सी संख्या किसी सीरीज में, अगर जो भी नंबर सीरीज में दिया गया उसमें से कौन सी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट की गई है, यानी कि कौन सी संख्या को सबसे ज़्यादा बार उस सारे नंबरों में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है नंबर कौन कौन दिए गए, नंबर 31 दिया गया, फिर 14 दिया गया, 59 दिया गया, 41 दिया गया, 28 दिया गया, 7 दिया गया, 34 दिया गया, 20 दिया गया।
उनमें से देखेंगे कि सब संख्याओं में से कौन सी संख्या को सबसे ज़्यादा बार लिखा गया। जैसे 32 वाले संख्या को कितना बार लिखा गया, 8 बार लिखा गया। 14 वाले संख्या को 4 बार लिखा गया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि कौन सा नंबर को सबसे ज़्यादा बार लिखा गया, वही आपका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगी। वही संख्या क्या हो जाएगी आपकी, मॉड हो जाएगी। तो मॉड कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार जो है किस संख्या को लिखा गया, तो 16 बार लिखा गया। किस संख्या को, 7 को। 7 को सबसे ज़्यादा अधिक बार लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर जब देखेंगे तो सबसे अधिक आपको क्या दिखता है, सबसे अधिक यहाँ पर 16 दिखता है। उससे कम क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। यानी कि सबसे अधिक बार नीचे क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है। यानी कि 7 को कितने बार लिखा गया, 16 बार लिखा गया। यानी कि इन पूरे सारे संख्याओं में मॉड यानी कि आपका बहुलक क्या हो जाएगा, तो 7 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक होगा, यानी कि मॉड होगा। तो इस प्रश्न का 7 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि यदि एक बढ़ई वर्गाकार लकड़ी के एक टुकड़े की प्रत्येक भुजा को 42 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 45 सेंटीमीटर कर देता है तो उस लकड़ी का लागत 783 रुपये बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लकड़ी का प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर लागत क्या है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है, प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा जा रहा है। मैं कल ही वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब आपसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पूछे तब मतलब जान जाइए कि आपसे एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर यहाँ पर सीधा लिखा हुआ था कि प्रति सेंटीमीटर बोलता तब आपसे परिमाप निकालने के लिए बोला जाता, लेकिन प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर है तब मतलब आपसे बोला जा रहा है कि एरिया पर जो भी कैलकुलेशन होगा किस पर होगा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया पर होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पहले वाले जो वर्ग की भुजा दी गई उसके आधार पर उस वर्ग का क्षेत्रफल, और जो बाद में बढ़ने के बाद में उसकी भुजा दी गई उसके आधार पर उस वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का क्या निकाल लेंगे, अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वर्ग का एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सबसे जो है पहले वाले जो है वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी थी, तो 42 थी। 42 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 42 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 42 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 और आपका 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा। यानी कि 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1764। कितना हो जाएगा, 1764 हो जाएगा। यानी कि ये जो है पहले वाली भुजा के आधार पर उस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। बाद वाले के आधार पर उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 4 पचे 20, यानी कि 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2025 होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के आधार पर यानी कि इन दोनों भुजाओं के आधार पर क्षेत्रफल का अंतर निकालेंगे, और इस अंतर के ही बराबर क्या होगा, इस रुपये के बराबर होगा, क्योंकि जितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ उसी हिसाब से आपका क्या हुआ, रुपये में वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कितने क्षेत्रफल में यहाँ पर वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर जो है अंतर डिफरेंस निकालेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 6 6 12, 9 में से 7 गया 2, यानी कि टोटल जो है भुजा में वृद्धि होने के बाद 261 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। और इस 261 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू जो है रुपये में कितना दिया गया, 783 रुपये बढ़ गया। हमें क्या पूछा जा रहा है कि प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होगा, यानी कि हमें पूछा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए 261 को 783 से काट देंगे। तो यहाँ पर यानी कि 783 को 261 से काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर का वैल्यू जो है रुपये में कितना हो जाता है, 3 रुपये के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य 225 रुपये, और आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे कि कितना अधिक रुपये में बेचा गया, यानी कि उसे कितने रुपये का लाभ हुआ है। तो 200 का सामान 225 में बेचा तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 25 रुपये का लाभ हो रहा है।
200 का सामान 225 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ, 25 रुपये में। और लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो सीपी कितनी आ गई आपकी 200। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 शून्य चला गया, 25/2%। तो पॉइंट में आपका आंसर है तो क्या कितना आ जाएगा 25/2, 12.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12.5% आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। फिर बोला आपसे पूछा जा रहा है कि समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि 2 साल में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का चक्रवृद्धि ब्याज लगा, यानी कि कुल मिलाकर आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत लगा, ये हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 साल में 4% का चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज जो लगता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जो है सबसे जो है पहले वर्ष में भी उसने 4% का ब्याज लगाया होगा, दूसरे वर्ष में भी 4% का ब्याज लगाया होगा, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या हुआ होगा, ये जो आपका पहला 4% का ब्याज पहले साल में लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर जो है 2% को 1% के वैल्यू में चेंज करने के लिए मैं आपको पहले भी फार्मूला बता चुका हूँ कि फार्मूला होता है क्या होता है, A + B + A × B/100 होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, 2% को 1% में चेंज करने के लिए फार्मूला लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1% में इसे चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, A का भी मान 4 है, B का भी मान 4 है, तो 4 + 4 + 4 × 4/100 हो जाएगा। ये जो है पहले से ही परसेंट है तो परसेंट यहाँ पर से हटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 4 4 8 + 0.16 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका कितना आ जाएगा 8.16% हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल 8.16%, यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना प्रतिशत लगता है, तो 8.16% लगता है। और इस 8.16% का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 102 रुपया दिया गया है। कितना रुपया दिया गया, 102 रुपया दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1 साल में 4% ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज नहीं लगता है, साधारण ब्याज पर जितना पहले साल में ब्याज लगा उतना दूसरे साल में भी ब्याज लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल में ब्याज लगा उतना तो दूसरे साल में ब्याज लगेगा, लेकिन जो पहले साल में ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, दूसरे साल में ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर जो है साधारण ब्याज में वो नहीं होता है। तो साधारण ब्याज में अगर 1 साल में 4% ब्याज लगा तो कुल मिलाकर 2 साल में कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा, तो 4 दूनी 8% ब्याज लगेगा, यानी कि कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा, 8% ब्याज लगेगा। तो हमें क्या निकालना है, 8% का वैल्यू चाहिए। तो 8.16% का वैल्यू कितना, 102 रुपये। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर काटेंगे तो 102 8 आपका कितना हो जाएगा, 102 8 आपका हो जाएगा 816 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर से जब क्रॉस गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8% बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 8% बटा 100 हुआ। क्रॉस यहाँ पर भेजेंगे तो आपका क्रॉस यहाँ पर आपका भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि 8% का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल गया कि आपका साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है तथा एक आदमी जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको 16 सेकेंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ पर जो है इस
प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें जो है दूसरे बार में सिर्फ क्या ट्रैवल करना है, इस प्लेटफॉर्म को ट्रैवल करना है। और जो है कितने समय में ट्रैवल करेगा, तो 16 सेकेंड में वो खुद जो है ट्रेन की लंबाई को पार करता है और 20 सेकेंड में उस ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म को भी पार कर लेता है। यानी कि अगर समय का अंतर यहाँ पर निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कि अगर वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो कितने सेकेंड में पार कर सकता है। तो यहाँ पर समय का अंतर कितना हो जाएगा, 20 में से 16 गया तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऊपर आपकी क्या हो गई, दूरी हो गई, नीचे आपका क्या हो गया, समय हो गया। लेकिन ये जो आपका चाल आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। लेकिन जो आपकी चाल चाहिए किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। आपका क्या है, किलोमीटर बराबर है, क्या है, किलोमीटर बराबर। तो आपकी जो चाल चाहिए किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो मीटर प्रति सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 18/5 से, 15 नहीं, आपका 18/5 से गुना करते हैं। मीटर पर सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकेंड के चाल को 18/5 से गुना किया जाता है। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 60 को तो 15 बार में चला जाएगा, 5 से 15 को काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, 18 थी आपका कितना आ गया, 54। यानी कि आपका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड जो है उस ट्रेन की कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले भी ही समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे प्रत्याशियों की संख्या जो कि बैंक डी के लिए पास नहीं हो सके, वो लगभग उन प्रत्याशियों का कितना प्रतिशत हो जो बैंक बी से पास नहीं हो सके। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले किसका निकालेंगे कि बैंक डी में कितने लोग ऐसे हैं जो कि पास नहीं हो सके। तो बैंक डी में जो है कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 980 लोगों ने भाग लिया था। उनमें से बोला गया कि 20% क्या हो गए, पास हो गए। टोटल जो है डी बैंक में 980 लोगों ने भाग लिया था, उनमें से बोला कि 20% लोगों ने पास हो गए। तो फेल कितना हो गया होगा, 80% फेल हो गया होगा। क्योंकि किसी भी बैंक में विद्यार्थियों की संख्या जो है खुद में कितना प्रतिशत रहता है, 100% रहता है। तो अगर 20% टोटल विद्यार्थी में से पास हो गए तो फेल कितने हो गए होंगे, 980 का 80% क्या हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे। तो यहाँ पर से क्या पता चल गया कि डी में कितने लोग फेल हो गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे कि बी में कितने लोग फेल हो गए। तो बी में जो है कितने प्रत्याशी ने भाग लिए थे, तो 2200 प्रत्याशी ने भाग लिए थे। कितने प्रत्याशी ने, 2200 प्रत्याशी ने भाग लिए थे। उनमें से 26% क्या हो गए, पास हो गए। 26% क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल कितने हुए होंगे, तो 26% पास हुए, तो 100 में से 26 पास, यानी कि 74% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। 2200 का 74% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। तो इधर आपका हो गया डी का फेल स्टूडेंट, इधर आपका हो गया बी का फेल स्टूडेंट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डी का फेल स्टूडेंट, बी के फेल स्टूडेंट का कितना प्रतिशत है। तो क्या मान लेंगे यहाँ पर, x% मान लेंगे। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यक्स का वैल्यू यहाँ पर जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उतना ही प्रतिशत आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हल कर लेंगे सारा, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट चला गया, 1 0 1 0, इधर 2 0 से 2 0 चला गया। बाकी यहाँ पर काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से तो 4, यहाँ पर आपका 11 हो गया। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 37। यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, फिर 2 0, 37 × 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 37 आपका हो जाएगा 7, 7 3 10, 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 407। तो 407 को क्या करेंगे, 196 से भाग देंगे। 196 से क्या कर देंगे, भाग करके देख लेते कि कितना परसेंट आ रहा है। ये थोड़ा सा खाली डिवाइड आपका बड़ा है, बाकी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भाग करके देख लेंगे आपका। यहाँ पर सबसे पहले 4 से, 7 चौक 28, 4 चौक 16 आपका हो गया। माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 2 10, यहाँ पे हो गया आपका 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर आपका हो गया 8 8 में से 6 गया 2, यहाँ पर आपका 1 0 होगा। तो आप कितना बार में लगाएंगे, यहाँ पे शायद हम लोगों ने माइनस गलत किया, तो 8 2 10, यहाँ पर रह गया 5 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे रह गया
यहाँ पर सॉरी 6 में से 3, यहाँ पर 3 ही बचेगा। यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा, 8 बार में लगभग चला जाएगा। तो 8 बार में कितना आ जाएगा आपका, 8 7 56 और 8 चौक 32 हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 44 और 20 कितना 64 बच जाएगा। यानी कि लगभग आपका 48 पॉइंट कुछ आएगा। तो जो आपका आंसर देना हो किसमें, लगभग में देना, यानी कि लगभग जो आपका कितना आ जाएगा 48% आ जाएगा। लगभग जो आपका कितना आ जाएगा 48%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर क्या है, एक वृत्त है यानी कि एक सर्कल है। उसमें दिया गया है कि उसकी त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और दिया क्या गया, दिया गया है कि इस त्रिभुज का परिमाप यानी कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, यानी कि परिमाप कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब आपका रेडियस दिया हुआ रहे और परिमाप दिया हुआ रहे और आपसे एरिया पूछे तो फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। एरिया बराबर आपका क्या हो जाता है, एरिया बराबर आपका हो जाता है रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर होता है। क्या हो जाता है, जब आपके किसी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए बोला जाए और आपसे रेडियस दिया हुआ रहे कि उस ट्रायंगल के अंदर का रेडियस दिया हुआ रहे, ट्रायंगल के अंदर के वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ रहे और परिमाप दिया हुआ रहे, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है कि त्रिज्या इंटू जो परिमाप दिया गया उसका आधा का गुणज होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो त्रिज्या कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर और परिमाप टोटल कितना दिया गया, 20 बटा क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से काटेंगे 4 को तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, यानी कि 20 दूनी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को, एरिया बराबर क्या हो जाता है, त्रिज्या गुने परिमाप का आधा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि व्यंजक 15 का 150% और 75 का 75% का मान कितना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, यानी कि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45/2, 45/2 को पॉइंट में लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 22.5। 45/2 को पॉइंट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5। प्लस है तो प्लस दे देंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौक 100 हो गया। यहाँ पर भाग करके देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, पहले गुना करेंगे, 75 तिया आपका कितना हो जाता है, 7 तिया 21, 5 तिया 15, यानी कि 225। 225 को 4 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 225 को 4 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 4 पचे 20 और आपका हो जाएगा 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि लगभग आपका कितना हो जाएगा, 56.25 हो जाएगा। दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 और 50 75 हो जाएगा पॉइंट के बाद, और इधर आपका कितना हो जाएगा, 6 2 8, 5 2 7, यानी कि टोटल जो आपका मान कितना आ जाएगा, 78.75 आएगा यहाँ पर इसका मान। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 5.5 वर्ष में 25,410 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर आपका रेट दिया गया, समय दिया गया है और आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज दिया गया, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 1 साल में दिया गया है कि कितने प्रतिशत ब्याज है, 6% ब्याज है, और टोटल समय कितना है, 5.5 साल है टोटल समय। तो 5.5 साल में कुल जो है साधारण ब्याज कितना मिला होगा उसे। अगर 1 साल में 6% मिलता है तो 5.5 साल में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा, 5 साल में 6 पचे 30,
आधा साल और यानी कि आधा प्रतिशत यानी कि 3% और, तो 30% प्लस 3% यानी कि कुल मिलाकर 33% ब्याज मिलेगा उन 5.5 साल में, क्योंकि एक साल में 6%, 5.5 साल में कुल मिलाकर कितना ब्याज मिलेगा 33.5%। और इस 33%, तो 33% का वैल्यू यहाँ पर जो है कितना दिया गया, इस 33% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया 25,410 रुपया दिया गया है। और आपसे पूछा क्या गया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन खुद में कितना होता है 100% होता है। कोई भी राशि या फिर कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है 100% होता है। तो हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए। तो 100% का वैल्यू निकालने से पहले क्या करेंगे 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर काट लेंगे, पहले 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, आपका 3 बचा तो 11 तिया 33, 11 1 0 हो गया, 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा तो काट देंगे, 3 सते 21, 3 सते 21 यानी कि 0। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गया 1% का वैल्यू कितना हो गया 770 रुपये। हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा, कितना आ जाएगा मूलधन 77,000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा मूलधन 77,000 रुपया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 संख्याओं का औसत 6 है, अन्य 3 संख्याओं का औसत 8 है। तो पूछा जा रहा है कि सभी 5 संख्याओं का मिलाकर औसत यानी कि एवरेज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 संख्याओं का औसत दिया गया 6, तो उन 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, गुना कर देंगे 6 में 2 से तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 8 दिया गया है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 या 24, सभी को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा उन 5 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6 2 1 3, यानी कि उन 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 36 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए औसत चाहिए, तो क्या करेंगे टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर कितना है 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 सते 35, 1 बचा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि उन 5 संख्याओं का औसत कितना आ गया 7.2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। फिर बोला गया है कि एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भर सकता है, यानी कि जो धीरे वाला पाइप है वो जितने समय में भरता है उससे 10 घंटे कम समय में क्या कर सकता है तेज वाले नल भर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टंकी को भरने के लिए तेज पाइप को अकेले कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग क्या मान सकते हैं कि एक जो है पहला पाइप दूसरा पाइप मान लेते हैं। पहला पाइप जो है तेजी से भरता है, दूसरा पाइप धीरे से भरता है। तो कितने समय में भरेगा, अगर पहला पाइप x घंटा में भरता है तो दूसरा पाइप कितने में भरेगा x प्लस 10 घंटा में भरेगा। और दोनों पाइप दिया गया है कि दोनों पाइप मिलकर कितने समय में भरते हैं, तो 12 घंटे में भरते हैं। कितने समय में भरते हैं 12 घंटे में भरते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सभी का एक एक दिन का काम निकालेंगे। जैसे अगर ये आपका क्या है सभी को टाइम माने, ये जो है पहला जो तेज वाला नल है वो जो है x घंटे में टोटल भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा 1/x भरता होगा। उसी तरीके से अगर दूसरा पाइप टोटल x प्लस 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा x प्लस 10 भरता होगा। अगर दोनों मिलकर 12 घंटे में भरते हैं तो 1 घंटे में कितना भाग भरता होगा 1/12 भरता होगा। यानी कि इन दोनों का योग जितना इन दोनों मिलकर भरते होंगे वो जो है 1/12 के बराबर होता होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x और x प्लस 10 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, तो गुना कर देंगे अंदर तो आपका कितना हो जाएगा नीचे x² प्लस 10x हो जाएगा। ऊपर जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा 2x प्लस 10 आ जाएगा। नीचे आपका कितना हो गया 1/12 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 दूनी 24x प्लस 12 दही 120 बराबर किसके हो जाएगा x² प्लस 10x के बराबर हो जाएगा। सभी को क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा x² माइनस 14x
-120 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर से जो है आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, यक्स का जो वैल्यू आएगा, यक्स का वैल्यू जो आएगा आपका, एक तो यक्स का वैल्यू कितना आएगा 20 आएगा, या फिर आपका यक्स का एक वैल्यू आएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 × 120, और एक वैल्यू जो आपका आएगा क्या आएगा, यक्स का वैल्यू -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो कभी भी यक्स का वैल्यू निगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि दिनों की संख्या कभी भी निगेटिव नहीं होती है। यानी कि यक्स का वैल्यू आपका कितना होगा, 20 होगा। यानी कि तेज नल हम लोगों ने क्या माना था, पहले वाले नल को। पहले वाला नल कितना समय लेता है, 20 घंटे लेता है। कितना समय लेता है, 20 आवर लेता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।